हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैसे की बात में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरकारी कर्मचारी कामचोर क्यों होते हैं, मतलब इनके काम अनप्रोडक्टिव क्यों होते हैं। अनप्रोडक्टिव कहने का मतलब यदि हम जनरल लाइफ में इसका एग्जांपल देखें तो जैसे बाल कटाना हो गया, नाखून कटाना हो गया, ये सारे काम अनप्रोडक्टिव काम में गिने जाते हैं। देखो, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैंने कुछ टाइम पहले बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में एक वीडियो बनाया था। लगभग 70,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा हुआ है और उसमें काफी कमेंट आए कि आप सरकारी कर्मचारियों को अनप्रोडक्टिव कैसे बोल सकते हो। खैर, उन्होंने इतना सम्मान के साथ में कमेंट नहीं किया था। खैर, उन्होंने कहा था तू सरकारी कर्मचारियों को अनप्रोडक्टिव कैसे बोल सकता है, एक बार तू एग्जाम फाइट करके देख, एक बार तू कंपटीशन फाइट करके देख, इसके बाद में फिर पता चलेगा कि सरकारी कर्मचारी कितने टैलेंटेड होते हैं। देखो, हम यहाँ पे सरकारी कंपनी के कर्मचारियों के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सरकारी विभाग के कर्मचारियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मतलब सरकारी विभाग कहने का मतलब जो संवैधानिक पोस्ट होते हैं, जैसे संवैधानिक पोस्ट कहने का मतलब जैसे पुलिस वाले हो गए, आर्मी वाले हो गए, शिक्षक हो गए, पटवारी हो गए, या फिर जितने भी संवैधानिक पोस्ट होते हैं, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सरकारी कंपनियों में जो काम करते हैं उन कर्मचारियों के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। और हम लोग ये भी बात करेंगे कि इनकी कंपनियां लगातार लॉस उठाते जा रही हैं, लेकिन फिर भी इनको पेमेंट कैसे मिलता जा रहा है। और साथ में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि इनके कर्मचारियों को काम करने का तरीका कैसे होता है और क्या हम इसमें बदलाव कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। देखो, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो सुपर टैलेंटेड होते हैं। देखो, एग्जाम फाइट करके यहाँ पे आते हैं, मतलब लाखों के कंपटीशन में वो अपने आप को बेहतर साबित करके एक कंपनी में नौकरी करने के लिए सिलेक्ट होते हैं। मतलब उनका आईक्यू लेवल अन्य लोगों की तुलना में काफी बढ़िया होता है, लेकिन फिर भी वो अपने कंपनियों के लिए काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका वर्किंग कल्चर बहुत ही बेकार होता है। इसलिए वो अनप्रोडक्टिव काम में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं, हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप पीएसयू के बारे में बात करोगे तो जैसे बीएसएनएल लगभग 14,000 करोड़ के लॉस में चल रहा है, उसी प्रकार से एयर इंडिया लगभग 8,000 करोड़ के लॉस में चल रहा है। यदि आप इनको कैलकुलेट कर दोगे केवल पीएसयू के लिए तो लगभग 30,000 करोड़ 31,000 करोड़ के सालाना लॉस में चल रहे हैं। और बैंकों का तो बात आप छोड़ ही दो, बैंक तो खैर अभी मर्ज होके अभी 12 बैंक बन चुके हैं, लेकिन यदि पहले की यदि बात करोगे लगभग 28 बैंक थे तो उस टाइम तो भैया तगड़ा लॉस में चलते थे। लेकिन इनकी कंपनियां प्रॉफिट करे या फिर लॉस करे, इंप्लॉय को सैलरी एकदम प्रॉपर टाइम पर मिल जाती है। चाहे एक कस्टमर को सर्विस ठीक से दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, ये अपने कंपनी को प्रॉफिट करा पा रहे हैं या फिर नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन कंपनी इनको टाइम पर इनको पेमेंट दे देती है। और टाइम पर सैलरी मिलने से भी इनको कस्टमर सर्विस से ज्यादा कुछ लेना देना भी नहीं होता है। देखो, कंपनियां तो तगड़ी लॉस में चल रही है, लेकिन इनके पास में पेमेंट देने के लिए, मतलब सैलरी देने के लिए इन कंपनियों के पास में पैसा कहां से आता है, मतलब इन लॉस मेकिंग कंपनियों के पास में पैसा कहां से आता है। तो देखो, जो ये लॉस मेकिंग कंपनियां होती हैं, मतलब जो लॉस मेकिंग सरकारी कंपनियां होती हैं, ये जाती हैं सरकारी बैंक के पास में। और ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होता है और बैंक इनको क्या करता है, इनको वापस इनको पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होने के बाद में इन पीएसयूज को लोन देता है, देन ये सैलरी वगैरह दे पाती हैं। देखो, बैंक को भी यहाँ पे पता है कि यदि हम इन पीएसयू में पैसा लगाते हैं तो हमारे पास में रिटर्न कुछ भी नहीं आने वाला है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, इसलिए बैंक को मजबूर होना पड़ता है इन कंपनियों को पैसा खिलाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक के पास में पैसा कहां से आता है, तो देखो, बैंक कहां से पैसा इकट्ठा करती है, बैंक जनरल पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है। जैसे हमारा डिपॉजिट बैंक में रहता है तो उन्हीं पैसों का ये यूज करती है उन पीएसयू को पैसा देने के लिए। और साथ में जो भी इनके एसेट्स होते हैं, जैसे लोन वगैरह बांट करके, अदर कंपनियों से बांट करके, ये जो कमाए हुए होते हैं उन पैसों का यूज करती है पीएसयू को लोन देने में। तो बैंक ने तो भैया पीएसयू को पैसा दे दिया, लेकिन बैंक के एनपीए तो बढ़ते जाते हैं और इसको रिकवर कैसे करता है। तो देखो, बैंक क्या करती है, वापस जाती है सरकार के पास में और सरकार इन बैंकों में कैपिटल डालता है। आपने सुना होगा कि बैंक में कभी 70,000 करोड़ डले हैं, कभी 1 लाख करोड़ रुपए डले हैं, कभी 30,000 करोड़ रुपए डले हैं। मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में कुछ ना कुछ एक्सपेंस इन बैंकों का होता ही, मतलब इन एनपीए को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट पैसा इनको देती ही है ताकि इन बैंकों की एनपीए को रिकवर किया जा सके। अब गवर्नमेंट के पास में पैसा कैसे आता है, जैसे अभी बीजेपी का गवर्नमेंट है तो बीजेपी यहाँ पे पैसा अपना तो लगाएगी नहीं, या फिर कांग्रेस का गवर्नमेंट रहता है तो कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा तो लगाती नहीं इन बैंकों को फंडिंग करने के लिए और पीएसयू को फंडिंग करने के लिए। तो गवर्नमेंट के पास में पैसा कहां से आता है, देखो, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कलेक्शन से पैसा इकट्ठा करती है। टैक्स कलेक्शन से गवर्नमेंट को पैसा आया, अब गवर्नमेंट को लगाना है यहाँ पे रोड, मेडिकल एंड एजुकेशन जैसे बुनियादी सर्विसेज में। मतलब जनता से पैसा इकट्ठा करके इनको जनता में ही इक्वल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, मतलब गवर्नमेंट का ये काम होता है। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, जनता से टैक्स कलेक्शन किया और टैक्स कलेक्शन के बाद में इन बैंकों के एनपीए को रिकवर करने में पैसा यहां पे लगा दिया और बैंकों ने लॉस मेकिंग पीएसयू पर पैसा लगा दिया। तो अब जनरल पब्लिक हर तरफ से पिसा रहा है, जैसे कि वो टैक्स भी अपना दिया और साथ में इनको बुनियादी सर्विसेज भी नहीं मिली, जैसे एजुकेशन में भी इनका कुछ काम नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी और ना ही इनको मेडिकल सुविधा ठीक से मिली और सारे पीएसयू लॉस मेकिंग है इंक्लूडिंग बैंक।
तो इनको कहीं से भी जॉब भी नहीं मिला। अब ये क्या करते हैं, ये आम जनता जाती है बैंक के पास में लोन लेने, अब इनको लोन भी नहीं मिलता क्योंकि बैंक ऑलरेडी एनपीए के क्राइसिस से जूझ रहा होता है। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद में भी गवर्नमेंट कंपनियों के जो कर्मचारी होते हैं उनको टाइम पर पेमेंट दे दिया जाता है और उनको घंटा फर्क भी नहीं पड़ता कि वो पब्लिक का पैसा खा रहे होते हैं। तो हर तरफ से यहाँ पे जनता पिसाती है। मतलब लॉस मेकिंग कंपनियों के फंडिंग का पूरा सोर्स है बैंक। बैंक में यहाँ पे इनडायरेक्टली टैक्स का भी पैसा आता है गवर्नमेंट के जरिए और साथ में यहाँ पे जनरल पब्लिक अपना डिपॉजिट्स यहाँ पे रखती ही है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि यदि बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाए या फिर स्वतंत्र कर दिया जाए तो ये झमेला ही खत्म हो जाएगा। देखो गवर्नमेंट यहाँ पे कई सारे स्कीम में भी गवर्नमेंट बैंकों को यहाँ पे फंसा देती है। जैसे अपने चुनावी वादे, मतलब वोट बैंक वाली जो स्कीम्स होती हैं उनमें भी बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं और इनका तगड़ा फंडिंग एनपीए के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि बैंकों को या तो प्राइवेटाइज कर दो या फिर इनको स्वतंत्र कर दो। जैसे प्राइवेटाइज या फिर स्वतंत्र होने के बाद में क्या होगा कि गवर्नमेंट को यहाँ पे बैंकों में पहले फंडिंग डालना पड़ेगा, इसके बाद में फिर बैंक यहाँ पे कुछ डिसीजन यहाँ पे ले सकती है। मतलब बैंक में यदि आपको अपनी योजनाओं को लागू करना है तो बैंकों को आपको पैसा पहले देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पे कहा यह जाता है कि बैंकों को प्राइवेटाइज कर दो या फिर बैंकों को आप स्वतंत्र कर दो, जिससे कि आपका फंडिंग का सोर्स ही खत्म हो जाएगा और गवर्नमेंट की जितने भी कंपनियां हैं उनको यह टेंशन रहेगी कि बैंक से हमको फंडिंग मिलेगा नहीं तो हम अपने इंप्लॉय को पेमेंट कैसे करेंगे और वो अच्छे से काम करेंगे। देखो यदि हम बैंक प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है किस तरीके से मैसिव प्रोटेस्ट होते हैं। उसी प्रकार से बैंक प्राइवेटाइजेशन के बजाय एक अल्टरनेटिव दिया जाता है कि बैंकों को आप फ्री कर दीजिए, इनको डिसीजन मेकिंग पावर दे दीजिए ताकि ये अपने हिसाब से काम कर सकें। तो देखो यदि आप बैंकों को डायरेक्टली आप डिसीजन मेकिंग पावर दे दोगे तो प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक में कोई अंतर नहीं रहेगा। कोई अंतर नहीं रहने का मतलब जैसे इनके पास में भी ये पावर आ जाएंगी कि कर्मचारियों को रखे या फिर निकाले, मतलब जो कर्मचारी अच्छा रहेगा वही कर्मचारी को ये रखेंगे। इसके अलावा बैंकों के पास में ये पावर आ जाएगा कि सरकार के जो बोर्ड बैंक वाले जो योजना होते हैं उनको लागू करें या फिर नहीं करें, मतलब उनकी फाइनेंस करें या फिर नहीं करें। कंपनी के पास में मेन डिसीजन मेकिंग पावर ये आ जाएगा कि जो सरकारी कंपनियां, जो लॉस मेकिंग सरकारी कंपनियां उनको फाइनेंस करना है या फिर नहीं करना है। आई होप मैंने इसका बैकग्राउंड आपको समझा दिया कि फंडिंग इनके पास में कहां से आता है। तो अब हम लोग यहाँ पे मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम क्यों नहीं करते हैं, कामचोर कैसे बन जाते हैं। तो देखो पहली बात, ये जितना भी काम करे, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, इनको रिवार्ड कुछ नहीं मिलता है, मतलब इनको कुछ इंसेंटिव नहीं मिलता है। वहीं यदि आप प्राइवेट बैंकों की यदि बात करो या फिर प्राइवेट कंपनियों की बात करो तो वहां पे यदि अच्छे से मार्केटिंग करते हैं या फिर अच्छे से काम करते हैं तो उनको रिवार्ड मिलता है, कुछ इंसेंटिव उनको मिलता है। जैसे उनका 15,000 का पेमेंट है तो कुछ अच्छा काम किए तो उनका इंसेंटिव मिला के उनका 20,000 22,000 इस तरीके का पेमेंट बन जाता है। लेकिन सरकारी कर्मचारी को इस तरीके का कोई भी रिवार्ड नहीं दिया जाता है। और साथ में यदि आप देखोगे प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के तो उनको डायरेक्ट प्रमोशन दिया जाता है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को डायरेक्ट प्रमोशन नहीं दिया जाता है। मतलब यहां पे सरकारी कंपनियों में टैलेंट का कोई भी कदर नहीं है, इनको कोई भी रिवार्ड नहीं दिया जाता है। एक तो ये चीजें हो गई और दूसरा चीज ये है कि इनको निकाले जाने का डर नहीं होता है, और निकाले जाने का डर नहीं होता तो इसलिए ये बिंदास तरीके से अपना काम करते रहते हैं, चाहे कम काम करे चाहे ज्यादा काम करे। इनको ना रिवार्ड मिलना है, ना ही प्रमोशन मिलना है, ना ही इनको निकाले जाने का डर है, तो एक काम क्यों करे। तो इसीलिए जब भी कोई बड़ा अधिकारी जो भी कहे उसी काम को ये करते रहते हैं, मतलब खुद से ये कुछ एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश नहीं करते हैं और इसलिए इनके मैक्सिमम काम अनप्रोडक्टिव होते हैं। देखो एक क्लाइंट तो हैंडल करते हैं लेकिन जितना इनसे कहा जाता है उतना ही बस ये हैंडल करते हैं। जैसे कि यदि मैं आपको यहाँ पे सरकारी होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे सरकारी लिखा हुआ है, तो खैर यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इनके काम अनप्रोडक्टिव क्यों होते हैं। देखो मैं इसको एक उदाहरण के साथ में समझाता हूं। जैसे कि मान लो आप 10 लाख रुपए आप सरकारी बैंक में रख दो और 10 लाख रुपए आप प्राइवेट बैंक में रख दो। सरकारी बैंक के कर्मचारी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा रखा हुआ है। वहीं यदि प्राइवेट बैंक में आप 10 लाख रुपए रख देते हो तो उसके कर्मचारी आपके पास में 10 इन्वेस्टमेंट का स्कीम लेके आपके पास में पहुंच जाएंगे कि सर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से प्राइवेट बैंक के कर्मचारी अपने काम को प्रोडक्टिव बना लेते हैं और प्राइवेट बैंक का जो भी कर्मचारी इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट लेके आएगा या फिर उनको लोन ऑफर करता है, लोन यदि दिलवा देता है तो उनको यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाता है, यहाँ पे उनको कमीशन भी थोड़ा बहुत मिलता है। और साथ में प्राइवेट बैंक का कर्मचारी यदि अच्छे से काम करता है तो इनको डायरेक्टली यहाँ पे प्रमोशन भी दे दिया जाता है। और बहुत आगे बढ़ गया यहाँ पे प्राइवेट बैंक का कर्मचारी यदि बहुत आगे चले जाता है तो इनको उस पर्टिकुलर कंपनी में या फिर पर्टिकुलर बैंक में यहाँ पे शेयर भी दे दिया जाता है। लेकिन सरकारी बैंकों में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप सरकारी बैंकों का शेयर नहीं खरीद सकते और ना ही सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को दिया जाता है या फिर कोई भी रिवार्ड नहीं दिया जाता है और डायरेक्टली इनको प्रमोशन भी नहीं दिया जाता है। इनडायरेक्टली इनको प्रमोशन मिलता है लेकिन उसके लिए भी अलग वैकेंसी निकलती हैं। लेकिन प्राइवेट बैंक और प्राइवेट कंपनियों में डायरेक्टली यहाँ पे प्रमोशन दिया जाता है और साथ में इनके टैलेंट की
कदर की जाती है। तो इसलिए जो सरकारी बैंकों के या फिर सरकारी कंपनियों के जो कर्मचारी होते हैं वो अनप्रोडक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाते हैं इनके वर्किंग कल्चर के कारण। इतना कुछ होने के बाद में भी सरकारी कंपनियां प्रॉफिट में जा सकती हैं, लेकिन इनका मैनेजमेंट भी खराब होता है। मैनेजमेंट क्यों खराब होता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो, प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, अपने ये कोर मैनेजमेंट टीम को बहुत ही स्ट्रांग बना लेती हैं। जैसे कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जो लड़के निकलते हैं, जैसे आईआईटी आईआईएम से, इनको ये हायर सैलरी देके ये हायर कर देती हैं। बट गवर्नमेंट कंपनियां चाह के भी ऐसा नहीं कर सकती हैं, इनके पास में करने की अथॉरिटी ही नहीं है। जैसे कि मान लो ये किसी आदमी को यदि हायर करती हैं तो उनके ऊपर फेवरिंग करने का इल्जाम लग जाएगा। तो इनको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर इनको वैकेंसी निकालना पड़ता है और साथ में पब्लिक नोटिफिकेशन निकालने के बाद में भी ये किसी को हायर कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, डायरेक्टली कोई यदि कॉलेज का यदि सबसे टैलेंटेड लड़का होगा तो उसको ये हायर सैलरी ऑफर करके ये अपने पास में हायर कर लेती है, जिससे प्राइवेट कंपनियों का कोर मैनेजमेंट जो होता है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। भले इनका नीचे का लेवल उतना स्ट्रांग हो या फिर ना हो, लेकिन इनका कोर मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग हो जाता है, जिससे ये अपने कंपनी को प्रॉफिट में रन कर पाती हैं। वही गवर्नमेंट कंपनियां ऐसा नहीं कर पाती हैं। तो अब बात आती है कि क्या गवर्नमेंट कंपनियों के वर्किंग कल्चर को सुधारा जा सकता है कि नहीं। तो देखो, इसको सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट कंपनियों का जो कॉन्सेप्ट है ये कार्ल मार्क्स के बुक से लिया गया है। जी हाँ, गवर्नमेंट कंपनियां बनाना ये कम्युनिस्टों का कॉन्सेप्ट है और 1991 से पहले हमारे देश का पूरा पॉलिसी एक कम्युनिस्ट के जैसा था, मतलब कम्युनिस्ट सरकार के जैसा था। बस हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो बस इलेक्शन से चुनी जाती थी, बाकी इनका पॉलिसी पूरा कम्युनिस्ट के जैसा हुआ करता था। तो इसीलिए गवर्नमेंट कंपनियों के कल्चर को बदल पाना नामुमकिन है। इनका प्राइवेटाइजेशन ही एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई भी इनका सॉल्यूशन नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे गवर्नमेंट के कर्मचारी अनप्रोडक्टिव क्यों होते हैं। तो यदि आपका कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और शेयर करने के बाद में यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।